हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ने चैप्टर लिया हुआ है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नेम लिखा हुआ है और ये मैंने नोट्स फाइंड आउट किए हुए हैं। इस नोट से ही हम लोग आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो हैं तत्व लिखे हुए हैं सारे एक टेबल के अंदर। हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि हमारी पीरियोडिक टेबल किस प्रकार की होती है, ऐसे करके फिर इस तरीके का इसका थोड़ा सा शेप होता है। इधर के एलिमेंट आप लोगों ने 11th में ही पढ़ रखे होंगे। अब हम लोग इस इतना साइड जो होता है इधर वाला, सिर्फ इतने इसके अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स का डिस्कशन करेंगे और इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पी। ठीक है, ये हो जाते हैं पी। इधर वाले देखिए, हम यहाँ पे इसको अच्छे से समझाते हैं। इधर वाले जो होते हैं इनको हम लोग एस बोलते हैं। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो ये आगे बढ़ा होता है ना, ये आगे जितना लंबा निकला होता है उस पूरी लाइन से लेकर के जो डब्बा होता है इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। इधर से इधर साइड जितना डब्बा होता है उठा हुआ उसे पी ब्लॉक बोलते हैं। और उसके बाद हमारा ये जो बीच में बसता है सादा सादा सा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक। और हमारा एफ ब्लॉक भी होता है। अभी आगे आप लोग चैप्टर में पढ़ेंगे और आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देख रखा होगा कि नीचे भी एक छोटी सी टेबल बनी होती है इस तरीके से। ठीक है, तो उस टेबल को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, पी ब्लॉक जो इधर साइड है। ठीक है, अब आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल जिसमें पूरी तरीके से सारे एलिमेंट्स लिखे हो वहां देख सकते हैं कि जो पीछे टेबल बनी हुई है, अभी हम इसको इरेज करेंगे, फिर आप लोग देखिएगा जो इस नोट्स में टेबल बनी हुई है ये इतनी टेबल हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में किधर होती है, तो वो इस साइड ही आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। जो टेबल बनी हुई है उस पर ध्यान देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो पूरी टेबल बनी हुई है ये हमारी कौन सी टेबल है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसका जो 13 वाला ग्रुप है और 14 वाला ग्रुप है ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। मतलब थोड़ा सा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये क्लास 12th का चैप्टर हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट से। ठीक है, तो चलिए 15 ग्रुप, क्योंकि ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, अब आप लोग को 12th में कहाँ से पढ़ना है, 15th से। 15, 16, 17 एंड 18 ये 4 जो ग्रुप बचे हैं ये आप लोग पी ब्लॉक के ग्रुप इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 15 वाले ग्रुप की बात करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हमारे पहला पॉइंट है कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी के अंतिम 6 खानों में स्थित हैं। ठीक है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पीरियोडिक टेबल के ये 6 खाने लास्ट में पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। अर्थात ये 13 से 18 खड़े खानों में रखे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक आते हैं। ठीक है, ये समझाया गया पॉइंट में। फिर पी ब्लॉक के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताइए, तो आप इसी तरीके से एक एक पॉइंट करके समझा सकते हैं। ठीक, आगे क्या होता है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता। पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, NH2NP। ये 1.6 नहीं है, 126 है, इसको समझिएगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को निकालना आता होगा, 11th में बताया गया होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को निकालना नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना करके समझा देंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, वैसे तो आप लोग को पता होना चाहिए, पता होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना ही होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया गया है कि NS2NP126, ये डॉट डैश है, ये डॉट नहीं है, डॉट का मतलब 1.6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 126, इसका मतलब क्या होता है, ये 126 तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखते नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि NS2 हमेशा इस जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनका जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आगे चाहे जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लंबा सा लिखे हम लोग, H2PDF सारे आ जाए विन्यास के अंदर, लेकिन लास्ट में हमेशा NH2 मिलेगा और NP मिलेगा।
और ऊपर या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3, या फिर 4, या तो 5, या तो 6। मतलब कि 6, मतलब कि 1 से लेकर के 6 तक की कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है। तो इसका मतलब यही है, 1 to 6 का मतलब 1 से लेकर 6 के बीच में ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर n होगा, यहाँ पे n होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ये 2s2 2p6 हो सकते हैं, 3s2 3p6 हो सकते हैं, 4s2 4p6 हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। वो धीरे धीरे आप लोग जब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो भी और अच्छे से क्लियर होगा इस चीज को। बस आप लोग याद रखिए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि p ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो किसी एक एलिमेंट का ना पूछे, सबका पूछ ले। p ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संयोजकता जो कोष होती है, संयोजकता कोष का मतलब आप लोग ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है 10th या 11th में कि संयोजकता का मतलब होता है लास्ट सेल। लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं संयोजकता, है ना, याद होगा। तो लास्ट सेल को संयोजकता जब बोलते हैं तो लास्ट वाले की ये बात कर रहा है। जैसे ही क्वेश्चन आए कि p ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो हमें सिर्फ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, स्टार्टिंग में कितना था वो नहीं। तो हमेशा p ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में ns2 np 1 2 3 4 5 6 p की पावर कुछ भी हो सकती है 6 तक। ठीक है, कोई ना कोई होगा, तो हम लोग लिखेंगे ns2 np 1 2 6। ये 1 2 6 नहीं है, 1-6 मतलब 1 से लेकर 6, 2 इंग्लिश वाला है, 1 2 6। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। चलिए अब हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि p ब्लॉक तत्वों में धातु, उपधातु व अधातु तीनों ही विद्यमान होते हैं और इन्हीं हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसामान्य या प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं। हम लोग p ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं और क्या क्या नाम से पुकारते हैं, प्रसामान्य या प्रतिनिधि तत्व। ठीक है, देखिए इन सब चीजों को आप लोग पढ़ते रहिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। हर छोटे छोटे टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस 12th क्लास में पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ क्योंकि हमारा 12th क्लास है, ये मार्क्स गेनिंग क्लास होती है, हमें ऐसे चीजें पढ़नी होती है जिससे हमारे नंबर भी ठीक ठाक है, हमारी नॉलेज भी गेन हो। तो नॉलेज के लिए तो हम हर एक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और एट लास्ट हमें वही क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है जो 12th क्लास में बार बार पूछे गए हों। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, वो चीजें आप लोग को क्लास में भी टीचर्स बताते होंगे। चलिए अब हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे क्या पॉइंट है कि p ब्लॉक तत्वों के गुण अन्य तत्वों की तरह परमाणिक आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसा कोई इस पॉइंट का इतना कोई लॉजिक नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक समझाया गया कि जैसे सारे एलिमेंट्स होते हैं। अभी कोई एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे जैसे टेबल देखिए, यहाँ पे टेबल दी गई है। अब कोई एलिमेंट्स O यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे SE है, या फिर हम 15 वाले के बारे में पहले पढ़ेंगे तो यही देख लेते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो ये जो दोनों तत्व हैं इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना। नाइट्रोजन और फास्फोरस में जो भी डिफरेंस होता है वही चीज हम इस चीज में पढ़ते हैं कि 12th क्लास के p ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा तत्व है वो दूसरे तत्व से किस तरीके से डिफर है, किस तरीके से अलग है। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे या ऊपर जाएंगे वैसे वैसे p ब्लॉक के तत्व के जो गुण होंगे वो परमाणिक आकार उनका या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, आयनन एंथैल्पी या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, है ना। तो इसी तरीके से वो आगे इसके बारे में हम लोग एक 1 by 1 अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ इन्होंने सारी चीजें लिख दी कि कुछ ना कुछ उनका घटाव बढ़ाव होगा, क्वथनांक घटेगा या बढ़ेगा, गलनांक घटेगा या बढ़ेगा, इन सबसे ये प्रभावित होते हैं और कोई मतलब नहीं इस पॉइंट का। आगे पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है द्वितीय आवृत्ति के तत्वों में d कक्षकों की अनुपस्थिति तथा अन्य आवृत्ति के भारी तत्वों में d या f कक्षकों की उपस्थिति का तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोग के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो कहते हैं ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपवाद, जो अपवाद होते हैं उनमें इस चीज का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो ये इसका यूज हम लोग जब नाइट्रोजन फास्फोरस को अलग अलग पढ़ेंगे ना तो उस हिसाब से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ p ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं इनमें मेन पॉइंट हम लोग को बस जान लेना है कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट आदर्श सारणी के p ब्लॉक के वर्ग 13 व 14 के तत्वों का रसायन
का रसायन हम कक्षा 11 में अध्ययन कर चुके हैं। इस कक्षा 12 में हम वर्ग 15, 18 के तत्वों का रसायन अध्ययन करेंगे। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि 13 और 14 वर्ग के तत्वों को आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग इस क्लास में वर्ग 15 से लेकर वर्ग 18 तक के रसायनों का अध्ययन करेंगे। पी ब्लॉक तत्वों की कुछ संख्या कितनी, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये कुल होगा, ठीक है। कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है 36, ठीक है, 36 है कुल संख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, हेडिंग हमारी है वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व। अब हम लोग सिर्फ वर्ग 15 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है वर्ग 15 को, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ग 15 जो होता है ना, उसको हम लोग 5a भी बोलते हैं। ये रोमन संख्या में इन लोग को क्या बोलते हैं? 5a, ठीक। ऐसे याद कर लीजिएगा कि ये 15 का 5 आता है और फिर a लिखा जाता है 10 के लिए, ठीक है। तो ये 15 को 5a हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ग 15 या 5a में कुल कितने तत्व हैं? 5 तत्व। इसका नाम क्या है? N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी, BI फॉर बिस्मिथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका एक ये है, हम लोग का क्या तत्व हैं? N, P, AS, SB और BI, ठीक है। तो इसको हम लोग एक फनी ट्रिक से याद कर सकते हैं। N से हम लोग कह सकते हैं नाना, P से पाटेकर, नाना पाटेकर एक हीरो का नाम है, एक्टर का नाम है, आप लोग जानते होंगे, नाना पाटेकर। AS से ऐश्वर्या, SB से सब और BI से बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो 15 के तत्वों को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर देखिए हम लोग को कैसे याद हो जाता है आसानी से। इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक। अब हम लोग 15 के तत्वों के नाम लिखते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, नाना पहले था तो N, पाटेकर, P, ऐश्वर्या, AS, सब, SB, बीमार, BI। बस ऐसे हम लोग लाइन टू लाइन इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रथम 2 तत्व N और P जो होते हैं वो अधातु होते हैं। फिर AS और SB जो होते हैं वो उपधातु होते हैं, और जबकि BI जो होता है वो धातु होता है। तो एक बार यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है। स्टार्टिंग में हमें जो 2 तत्व मिले वो क्या थे? N और P, ठीक। वो क्या है? अधातु। अधातु से आगे बढ़े, आगे के जो तत्व है वो क्या है? उपधातु। फिर उससे आगे बढ़े तो आगे के तत्व ये क्या है? ये धातु है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो नीचे हमें मिलता है धातु और ऊपर हमें मिलते हैं अधातु, ठीक है। ऊपर हमें क्या मिलते हैं? अधातु, और बीच वाले क्या होंगे? उपधातु होंगे, सिंपल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि धातु अधातु के दृष्टि में बताइए कि किधर से बढ़ते हैं, धातु की जो प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती हो, किधर से अधातु की प्रॉपर्टी बढ़ती है, या फिर कहाँ पर अधातु पाए जाते हैं, कहाँ पे धातु पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमेशा पीरियोडिक टेबल में ऊपर के जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की साइड बढ़ते हैं वो किसकी तरफ अग्रसर होते हैं? धातु की तरफ। क्योंकि अधातु धातु की तरफ बढ़ रहा होता है तो बीचों बीच में वो एक जगह ऐसी होगी जहां पर हमें कौन से तत्व मिलेंगे? उपधातु, जो ना कि अधातु होंगे और ना ही धातु होंगे, ठीक है। क्योंकि हम 15 वर्ग के तत्वों को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से अधातु धातु या उपधातु है। तो ऊपर के 2 नाना पाटेकर NP अधातु, उसके बाद ऐश्वर्या, सब, AS, SB ये हमारे उपधातु, और फिर एक बचता है धातु जो कि है BI, बीमार, ठीक है। धातु है, बीमार है धातु, ठीक है। तो BI धातु हो गया। ऐसे आप लोग ट्रिकी करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा पॉइंट है। आगे लिखा हुआ है इन तत्वों को हम लोग बोलते हैं निकोजन्स। 15 तत्व, 15 वर्ग के जो तत्व है या फिर कहें 5a, इन तत्वों को हम लोग और किन नामों से जानते हैं? निकोजन्स। व इनके यौगिक जितने भी बनते जाते हैं उन्हें हम निकोमाइट्स बोलते हैं। मतलब ये जब किसी के साथ मिलते हैं, इन्हीं तत्वों को जब किसी के साथ मिला दिया जाता है, किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो इन्हें हम निकोमाइट्स बोलते हैं, और जब ये अकेले होते हैं तो इन्हें हम लोग निकोजन्स बोलते हैं। निकोजन्स, निकोमाइट्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं शब्द निकोजेंस जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। निकोजेंस यहाँ देख सकते हैं, निकोजेंस की जो स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट है, पी साइलेंट है, इसे बोलते निकोजेंस है, लिखा इसको पी से जाता है। से व्युत्पत्ति से हुआ जिसका अर्थ होता था घुटन, ठीक है, वहीं से ये वर्ड निकाल करके इनका ये नाम रखा गया है। फिर नाइट्रोजन, सबसे पहले वर्ग 15 में कौन सा तत्व आएगा? नाइट्रोजन। तो इसके बारे में हम लोग बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ही होते हैं। इसमें में ऑक्सीजन की कोई बात नहीं है, वो नेक्स्ट वाले वर्ग में आएगा, लेकिन वैसे वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंस। उसमें जो नाइट्रोजन है वो हम इस वाले वर्ग में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का आयतन लगभग कितना होता है? 75%, ठीक है, और ऑक्सीजन का तो 21% होता है। चलिए आगे चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या पॉइंट दिया हुआ है, क्या कौन सी हेडिंग है ये। उपलब्धता, अक्रेज कितनी होती है, कहाँ वायुमंडल में कितने पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आणविक नाइट्रोजन वायु का एक मुख्य घटक है। यह वायुमंडल का 78% भाग है। क्योंकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट जब आते हैं, अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 12th में, तो वो जरूर पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का कितना भाग हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, तो 78%। ओके। फिर है नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में प्रोटीन्स के रूप में उपलब्ध होती है। प्रोटीन्स पादपों व जंतुओं दोनों में पाई जाती है। आप लोग पढ़े हैं छोटी क्लासेस में भी कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बायो में पढ़ा रखा है आप लोगों ने। प्रोटीन से ही हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स पादपों के लिए भी जरूरी होती है और जंतुओं के लिए भी, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये सब संयुक्त हो जाता है किसी चीज के साथ, किसी साथ मिलता है तो ये प्रोटीन फॉर्म करता है, ठीक है, एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है। और वही प्रोटीन हमें पता है कि हमारे शरीर में किसी भी तरीके का प्रोटीन हो बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो एक उपयोग नाइट्रोजन का ये हो गया कि नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में प्रोटीन्स के रूप में उपलब्ध होती है। वही प्रोटीन पादपों जंतुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे नाइट्रोजन यौगिकों में जैसे कौन कौन से यौगिक है देख लीजिए। चिली सॉल्ट, ठीक है, चिली सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं और उसको फॉर्मूला दिया हुआ है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनता है। ये देखिए NaNO3, Na मतलब क्या हो गया? सोडियम, और N नाइट्रोजन का ही तो फॉर्म है। एक नाइट्रोजन किसके साथ मिला हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। एक यौगिक किसने बनाया और ये हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी तत्व हो, वो सिंपल अकेला तो हर जगह नहीं फॉर्म कर सकता ना, वो जहां रहता है वो किसी ना किसी के साथ मिल जाता है। कभी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके उससे मिल गया, या फिर हमने किसी क्रिया करके उसको रिएक्ट करवाया, तो उससे एक नई चीज फॉर्म होती है। और वो जो नई चीज होती है वो किसी ना किसी तरीके से हमारे यूज में आती है, ठीक है। आगे देखिए इंडियन सॉल्ट होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। वो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि नाम तो हम लोग यही वाला यूज करते हैं, चिली सॉल्ट, इंडियन सॉल्ट, लेकिन एग्जैक्टली वो बना कैसे, वो ये सूत्र बताता है कि इसको बनाने कहते नहीं, ये कैसे बन गया, ये कहाँ से आ गया, तो कहाँ से आ गया जानने के लिए हमें उसका सूत्र जानना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है। और उसका फॉर्मूला ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट वाला। ये इंडियन सॉल्ट कैसे बना? KNO3 से पोटेशियम लिया गया, नाइट्रोजन लिया गया और ऑक्सीजन लिया गया, और इन तीनों को लेकर के जब इनको मिलाया गया तो फिर हमारा इंडियन सॉल्ट तैयार हो गया। इसीलिए कोई भी जब कंपनी होती है या फैक्ट्री होती है, जब वो कुछ अपना नया सामान खाने का पीने का बनाते हैं तो वो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला शेयर कर देंगे तो उस फॉर्मूले से और लोग भी उन्हीं की जैसी चीजें बना करके नया लेवल चिपका करके बेच सकते हैं। तो इस वजह से ये फॉर्मूले जो होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के तैयार किए जाते हैं, बहुत ही सेफ्टी के साथ तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद जब ये सक्सेस हो जाता है तो वो उससे अपना नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे वाले पॉइंट्स पे देखते हैं। और नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अमोनिया गैस के बारे में सुना होगा, अमोनियम यौगिक बनते हैं। उर्वरक आप लोगों ने 7th 8th की क्लास में शायद किसी चैप्टर रहा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि उर्वरक क्या होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह या फॉस्फेट उर्वरक होते हैं। तो ये खेतों में यूज के लिए यूज होते हैं खेतों में, ठीक है, हमारी फसल में यूज होते हैं। तो और डिटेल से आप लोग जान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते कि हम इन सब चीज़ों के बारे में बताएं कि उर्वरक क्या है, यूरिया क्या है। बस आप लोग ये जानिए कि ये एक तरह की दवाइयाँ हैं, ठीक है, जिनको हम लोग फसल वगैरह में यूज करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें फास्फोरस निम्न यौगिकों में पाया जाता है। अब N के बाद हमारा कौन सा तत्व आएगा? N हमने पढ़ा ना नाइट्रोजन, इसके बाद हमारा आएगा P,
नाना पाटेकर, पी फॉर फास्फोरस। तो इसके बारे में देखते हैं। एन पी हो गया। अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस निम्न यौगिकों में पाया जाता है। फास्फोराइट, इस वाले सूत्र को, क्योंकि अगर हम लोग एक एक करके इसका नाम देंगे, कैल्शियम इस तरीके से अगर बोलेंगे तो ये बहुत बड़ा नाम हो जाता है। तो इसलिए अधिकतर केमिस्ट्री में फुल नाम अलग होता है और एक शॉर्ट नाम दे दिया जाता है उसको, जिससे बोलना आसान हो। तो इसको हम लोग इतने बड़े नाम को क्या बोल रहे हैं? फास्फोराइट। इस देखो ये कितना बड़ा नाम फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इसको उन्होंने क्या बोला है? फ्लोरो एपेटाइट। ठीक है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, उसको उन्होंने बोल दिया है क्लोरो एपेटाइट। इस वाले फॉर्मूले को बोला हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये नाम कैसे रखे जाते हैं, ये अगर 12th में आप लोग के होगा किसी चैप्टर में तो आप लोग जरूर पढ़ेंगे। अगर नहीं होगा, हट गया होगा ये चैप्टर, तो फिर आप लोग आगे इसको पढ़ेंगे। जब आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तब जानेंगे कि ये सब नाम एग्जैक्टली कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे के पॉइंट। आगे दिया हुआ है फास्फोरस हमारे शरीर में अस्थियों। देखिए फास्फोरस का यूज कहाँ कहाँ होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में। नाइट्रोजन का यूज तो हम लोग जान गए कि वो यौगिक बनाता है, फिर हम वो लोग उसको यूज करते हैं। हमारे वायुमंडल में इतना ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, गैस के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं। पादपों के लिए भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। मृदा में नाइट्रोजन गैस होती है जिसकी वजह से पादप भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे फास्फोरस का यूज क्या होता है। फास्फोरस हमारे शरीर में अस्थियों में पाया जाता है। ठीक है, दांतों में पाया जाता है, पेशियों में, मस्तिष्क व तंत्रिका तंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, मतलब फास्फोरस से ही ये सारी चीजें हमारे शरीर में बनती हैं। ठीक है, जब भी दांत वगैरह की कोई कमजोरी होती है, दांत वगैरह लोगों के कभी सिवरिंग करते हैं या फिर दांत नहीं सही होते हैं जैसे नॉर्मल होने चाहिए, तो यही कहते हैं या तो कैल्शियम की कमी या तो फास्फोरस की कमी है। ठीक है, लोग नॉर्मल भाषा में इस चीज का यूज करते हैं। तो बस यही चीज है कि फास्फोरस से ही, क्योंकि ये सारी चीजें बनती हैं। अगर फास्फोरस ही हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में सही ढंग से नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां हमारे शरीर में नजर आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं फॉस्फोप्रोटीन जो होता है, वो नाइट्रोजन प्रोटीन था। जो फॉस्फोप्रोटीन होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है हम लोग को? दूध में, अंडों में और मछली में, और भी चीजें होती हैं उनमें भी पाया जाता है। लेकिन दूध, अंडा और मछली ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोग सुनते हैं। दूध तो सभी के घर में आता है, सभी पीते हैं, सभी ने पिया है कभी ना कभी। ठीक है, छोटे पे छोटा सा 1 गिलास दूध जरूर पिलाया जाता था। ठीक है, फिर अंडे और मछली ये भी बहुत सारे लोग खाते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फो किस नाम से बना है? फास्फोरस से। ठीक है, फास्फोरस किसी के साथ मिला, एक यौगिक बनाया, और फास्फोरस से क्योंकि वो प्रोटीन तैयार हुआ तो उस प्रोटीन का नाम लग दिया गया फास्फोप्रोटीन। आगे देखिए, इस परिवार के अन्य सदस्य भू प्रॉपर्टी में कम अनुपातों में पाए जाते हैं, और इस परिवार से और भी जो चीजें बनती हैं, इस परिवार के अन्य सदस्य का मतलब ये है कि इस वर्ग में देखिए हमने किसके किसके बारे में डिस्कशन किया, एन और पी के बारे में। अभी हमारे पास बचा है एएस, एसबी और बीआई। ये जो 3 तत्व बचे हमारे पास, ये जो हमारे पास 3 तत्व बचे है ना, ये 3 तत्व जो नीचे से बचे हैं, इन तीनों तत्वों का यूज बहुत ही कम हमारे वायुमंडल में या हमारी भू प्रॉपर्टी पर होता है। इस वजह से उनके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं किया है, बस इतनी सा पॉइंट लिख करके उसको छोड़ दिया। सिर्फ हमें किसके किसके बारे में उन्होंने बताया? नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं ये भौतिक अवस्थाएं, भौतिक गुणों के बारे में जानने के लिए। तो भौतिक गुण में सबसे पहला है कि नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि स्टार्टिंग एन से ही होती है तो इसको नाइट्रोजन परिवार ही बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की सहसंयोजक व आयनिक त्रिज्याएं जो होती है वो कैसे बढ़ती है? तो इस टेबल को तो हम लोग नहीं याद कर सकते हैं ना। ये टेबल सिर्फ समझने के लिए होती है कि आप जान पाएंगे कैसी कैसी त्रिज्या के जो पॉइंट्स है वो लिखे हुए हैं, किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, इनको समझना होता है। हम लोग डायरेक्ट इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसका रिजल्ट इतना है कि तत्वों के परमाणुओं का आकार का बढ़ता क्रम क्या है? पहले एन, नाना पाटेकर, ग्रेसरिया, सब बीमार, मतलब लाइन से लिखे हुए सारे, कोई इधर का उधर नहीं है। ठीक है, और इधर का उधर नहीं है, और साइन बीच में किस चीज का लगा हुआ है? लेस देन का। मतलब एन से बड़ा पी, से बड़ा एएस, से बड़ा एसबी और उससे बड़ा बीआई। सबसे बड़ा कौन हो गया? बीआई। मतलब एन से लेकर के बीआई की तरफ अगर हम जाएं तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो त्रिज्या किसकी बड़ी हुई? बीआई की कि एन की? ऑफ कोर्स बीआई की बड़ी हुई, बिस्मिथ की। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं,
तब इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, आकार इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये सिर्फ इतना ही रिजल्ट हम लोग को याद करना होता है। ठीक है, आगे देखिए, तत्वों की ऋणायनों व धनायनों का बढ़ता क्रम ये दिया हुआ है, ऋणायनों धनायनों का बढ़ता क्रम दिया हुआ है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसका भी वही आकार दिया हुआ है कि पहले नाइट्रोजन में कम होता है, फिर पी में, फिर एस में और फिर बीआई में। ऊपर जो 3 लगा हुआ है उसका मतलब यही है। जब आप लोग उसको नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हैं, एन का कितना वैलेंसी होती है, हमारी एन की वैलेंसी होती है, सॉरी वैलेंसी नहीं, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 7। और इसको अगर हम के एलिमेंट सेल में अगर डिवाइड करें, ठीक है, के एलिमेंट सेल में अगर हम डिवाइड करें तो आगे वाले में कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 5, तो अब लास्ट में कितना आ गया 5। हमने हमेशा बताया है आप लोगों की 5 लास्ट वाली जो सेल होती है वो ये हमेशा तत्व जितने होते हैं कोशिश करते हैं कि इनके लास्ट सेल में हमेशा कितना बन जाए, 8 बन जाए। मतलब ये एक अक्रिय गैसों जैसा बनना चाहते हैं। जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल में गैस दी होती है ना, पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में एकदम लास्ट वाला जो वर्ग होगा, हेने, अर्कर, जेरन, हीलियम, नियॉन, ये सारी गैसें जो होती है ना, उनका जब हम लोग ऐसे ही अगर वैलेंसी निकालने की कोशिश करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो उनके लास्ट में हमेशा 8 आता है, हीलियम को छोड़ के। हीलियम में हमेशा 2 आता है। तो ये कोशिश करते हैं या तो इनके लास्ट में 2 आए या तो 8 आए। अब यहाँ पे 5 आ गया तो ये 2 तो नहीं बन सकता है, ज्यादा चला गया 2 से, तो ये कोशिश करता है कि क्या बन जाए, ये बन जाए 8। ठीक है, ये 8 बनने की कोशिश करता है। अब 5 में कितना जोड़ दे कि 8 बन जाए, 3 जोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा, जिससे भी मिलेगा, ये एन का हम निकाल रहे थे, एन जिससे भी मिलेगा वो उससे कितने इलेक्ट्रॉन की डील करेगा, ये कहेगा ठीक है हम तुम्हारे साथ तो रहेंगे। ये ऑक्सीजन के पास गया या किसी के पास गया, उसके साथ मिलेगा, लेकिन ये डील करेगा कि तुम मुझे पहले 3 इलेक्ट्रॉन दोगे। तो ठीक है, तो बगल वाला जो भी तत्व होता है वो इसको क्या दे देता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। फिर ये 5 + 3 बन करके कितना हो जाता है, 8। और जैसे ये 8 बन जाता है, इसको सुकून मिल जाता है कि हम भी भैया वैसे गैसों की तरह हो गए जैसे हेने, अर्कर, जेरन वाली गैसें हैं, लास्ट वाली अक्रिय गैसें जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। इसी वजह से यहाँ पे 3-3 लिखा हुआ है सबके ऊपर। ठीक है, आप सबका निकालेंगे, सब में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन की ही कमी नजर आएगी। ठीक है, तो सभी जो ये 15 वर्ग के जितने भी पी ब्लॉक में 15 वर्ग के जो भी तत्व हैं, उन नाइट्रोजन फैमिली वाले, उन सबको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की। अब क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इन्होंने छीना है किसी से, गलत काम किया ना, छीना, तो इसलिए इनके ऊपर चार्ज कैसा लग जाता है, नेगेटिव का, 3-। अगर यही ये क्या करते अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देते, तब फिर कितना चार्ज लग जाता है, प्लस का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे लास्ट में, तो ये 5 तो देना मुश्किल है ना। 3 लेना आसान है क्योंकि 3 कम है, ले लेंगे, लेकिन 5 देना मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से ये लेते हैं, ये देते नहीं है। अगर लास्ट में इनके 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन बचते तो इनका देना आसान था, तो ये दे देते। ठीक है, चलिए इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि मैम नहीं समझ में आया है, तो इसके बारे में और डिटेल में हम कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, चलिए इसके देखते हैं। आगे दिया हुआ है आयनन एंथैल्पी के बारे में। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, पहले वो समझ लीजिए। आयनन एंथैल्पी होती है एक तरह की ताकत लगाना। और किस चीज के ऊपर ताकत लगाना, देखिए जब कोई भी तत्व होता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक तत्व है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, केंद्रक। इसके किनारे किनारे कक्षाएं होती है ना, PS सेल, P सेल, D सेल, ये सारी लास्ट ऐसे ऐसे करके होती हैं। ये आप लोग ने 11th में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सेल्स होती हैं। अब नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की जो आयनन एंथैल्पी है वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए इसमें क्या होता है। अंदर हमें पता है केंद्रक के साइड, यहाँ पे जहाँ पे हम साइन बना रहे हैं अलग कलर से, बीचों बीच में ये हमारे प्लस साइन होते हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा, किसी भी तत्व में बीचों बीच में, केंद्रक में, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होते हैं। और ये जो किनारे सेल्स बनती है ना, यहाँ पर निगेटिव साइंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस वाले को बोलते हैं प्रोटॉन। तो अब मान लीजिए यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, इस तरीके से साइन हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने हम लोग को बताया है, अपनी किताब की थ्योरी में बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे मोशन करते रहते हैं, जिस वजह से हम लोग इसको सर्कुलर वे में दिखाते हैं। ठीक है, देखिए हमने सारे रास्ते सर्कुलर वे में बताए हुए हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है आयनन एंथैल्पी का मतलब वो समझिए। आयनन एंथैल्पी का मतलब है कि जो प्रोटॉन है, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, समझिए ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस तत्व से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये इस तत्व से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और जितनी ऊर्जा जितनी ताकत इसको लगेगी प्रोटॉन से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि पीछा क्यों छुड़ाता है प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, ये जो प्रोटॉन होता है ना, ये क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्लस चार्ज, एक सेकेंड, प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज ये दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, पढ़ा है ना। तो ये क्योंकि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता है कि वो इस तत्व में रहे या उसे बाहर जाना है किसी तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से वो अपनी पूरी ताकत लगाता है प्रोटॉन से, अपनी जो प्रोटॉन जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है उससे अपोजिट दिशा में जाने के लिए। और जितनी ताकत, अगर इसकी ताकत ज्यादा लग गई प्रोटॉन के खिंचाव से, प्रोटॉन जितना अट्रैक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, उससे ज्यादा अगर ताकत उसने लगा ली उससे दूर भागने में, तो वो दूर भाग जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक इंसान बीच में खड़ा है और इधर दो लोग खड़े हुए हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी ताकत ज्यादा होगी ये ब्लू वाला उधर ही तो चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर। अब अगर जितनी ताकत ये लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। ये बस आप लोग को समझना है, जितनी ताकत एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को उस तत्व से निकलने में लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। ठीक समझ में आया आप लोग को ना। अब देखिए यहाँ से एक और पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं, जितनी ज्यादा एक अच्छा होंगी, 1 2 3 4, जितनी दूर दूर जाता रहेगा उतनी ही प्रोटॉन की जो बीचों बीच है, प्रोटॉन तो बीच में ही रहेगा, प्रोटॉन जो होगा वो तो बीच में ही रहेगा ना यहाँ पर, ठीक है। और ये सस जो है वो बढ़ती जा रही है, तो दूरी बढ़ रही है ना प्रोटॉन से इसकी, और जितनी दूरी बढ़ती जाएगी खिंचाव जो होगा उतना ही तो कम होता जाएगा ना, है कि नहीं। अब जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत पीछे बैठा हो और टीचर आगे है, उसकी बच्चे की सीट बहुत ज्यादा पीछे, बहुत ज्यादा क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और लगभग समझ लीजिए 100 बच्चे हैं और एक एक करके बच्चों को बैठाया जाए, हर एक सीट पर एक एक बच्चा, ऐसे करते करते 100 सीट लगा दी गई और लास्ट में सभी सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ है और टीचर के पास कोई माइक नहीं है, वो बस ऐसे ही बोल रहा है। तो आगे वाले बच्चे तो उसकी आवाज सुन पाएंगे, लेकिन जो सबसे पीछे बच्चा बैठा होगा क्या वहां तक आवाज जाएगी, नहीं जाएगी। क्या वहां तक टीचर अच्छे से उस बच्चे को ऑब्जर्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और वो सभी सीट वाला बच्चा चाहे तो चालाकी दिखा करके उस क्लास से गायब भी हो सकता है। धीरे गायब का मतलब वो नहीं कि जादू हो गया गायब हो गया, गायब का मतलब है कि उस क्लास से धीरे धीरे उसने पैर मतलब पीछे किया और मुड़ करके चला गया क्लास से, ठीक है। ऐसा कर लेगा और आगे वाले बच्चे जो पढ़ने में मन लगाए रहेंगे वो आगे देखते रह जाएंगे और टीचर अपना पढ़ाने में लगा रहेगा। वो सभी सीट वाला बच्चा है उसे दिखाई ही नहीं देगा ज्यादा अच्छे से, अगर वो चला भी गया तो वो टीचर उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन है टीचर और बच्चे का, वो जितना दूर दूर सीटें होती गई उतनी दूर दूर अट्रैक्शन कम होता गया। और जो सबसे आगे मेरा बच्चा बैठा होगा जिसको हम पढ़ा रहे होंगे, वो हल्का सा भी सर इधर का उधर करेगा तो बस टीचर को पता चल जाएगा और उसको डांट पड़ जाएगी। वो बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं जा सकता, वो क्लास छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकता बिना पूछे, ठीक है। तो बस यही यहाँ पर तरीका जो है वो लागू होता है, ठीक है। आप लोग को आयनन एंथैल्पी आई होप समझ में आया हो, नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा और अच्छे से। सिर्फ आयनन एंथैल्पी पे ही एक वीडियो बन जाएगी अलग अलग करके। यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक को इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और अगर एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो में इतनी देर तक बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए देखते हैं आयनन एंथैल्पी किस तरीके से आगे बढ़ती है। नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों के आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है समान आवर्त में स्थित कार्बन परिवार के सदस्यों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, या एन परिवार के सदस्यों में अर्धपूर्ण भरे पी कक्षकों के अधिक स्थायित्व के कारण होता है। आप लोग की वीडियो वैसे आधे घंटे से ऊपर चली गई है, अब देखिए ये अपलोड होने में मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को यहीं पर रोक दिया जाए, है ना। इस टॉपिक को हम आगे फिर बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ये पॉइंट बताना शुरू किया फिर आगे और भी बहुत सारे ये देखिए पॉइंट्स हैं, इनको बताते बताते वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड होने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या फायदा, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ते हैं। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा रह गया था, देखिए अगर वो चीज हो जाए तो। अगर आगे मिलनी, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, ये वाला,
ये वाला द्वितीय आवृत्त के तत्वों में डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा अन्य आवृत्त के भारी तत्वों में डी या एफ कक्षकों की उपस्थिति के तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या था, क्योंकि इस वाली वीडियो में आगे आया नहीं, बाद में फिर ये पॉइंट रह ही जाएगा। हमने सोचा था शायद आगे तक वीडियो जाए तो ये पॉइंट आगे समझा देंगे, पर आगे वीडियो नहीं बढ़ाते हैं, तो इसको यही समझ लीजिए। कह रहा है कि द्वितीय आवृत्ति के तत्वों में डी कक्षकों की अनुपस्थिति किसी किसी में, जैसे एस, ये बीच में एक तो प्रोटॉन होगा, ये अरे रुकिए, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और उसके बाद हम लोग लेते हैं ये एस सेल हो गई, फिर पी हो गई, उसके बाद आती है डी और फिर आती है एफ। तो वही लिखा हुआ है पीछे, आप लोग जरा सा फिगर के पीछे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, द्वितीय आवृत्त के तत्वों में एफ डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है। डी कक्ष नहीं होते, मतलब सिर्फ यहां तक एस और पी होते हैं, ठीक है, एस और पी होता है सिर्फ, ये डी और एफ नहीं होता, ठीक। और उसके आगे लिखा हुआ है आवृत्त के भारी तत्वों में डी या एफ कक्षकों की उपस्थिति का तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तत्व बढ़ते चले जाते हैं, उनका आकार बढ़ता चला जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें डी भी सेल आ गया और एफ भी आ गया। तो आप लोग खुद ही समझिए, जब एस और पी इतनी ही पास, इतना छोटा सा एलिमेंट है, तब तो आसान है, प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा, ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। लेकिन अगर इतनी दूरी हो गई तो कुछ ना कुछ तो भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये इस पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। एक तरह का प्रभाव जरूर पड़ेगा, वो प्रभाव हम लोग आयनन एंथैल्पी के जो टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आयनन एंथैल्पी क्या है यही बताया मैंने, उसके अंदर के पॉइंट्स नहीं बताए, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग को इसमें से जो भी पॉइंट ना समझ में आया हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये सब है, ये सब चीजें अगर ना आई हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए अच्छा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें। आयनन एंथैल्पी तो मैंने समझा ही दिया था। यहाँ पे असल में क्या हुआ, हम इस पेज को स्किप करते करते, ये मैंने फास्फोरस वाला आपको समझाया ना यहाँ पे, उसके बाद हम इधर साइड आ गए, नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों के बारे में बताने लगे, इनके आकार के बारे में। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक रह गया, इसके नीचे फास्फोरस के नीचे लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत आसान है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, इस वजह से फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, इसको छोटा करके दिखाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है, इस जगह पे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु एवं उनकी त्रिज्याएं, ये यहाँ पे त्रिज्याएं पढ़ेंगे। फिर त्रिज्या पढ़ते पढ़ते फिर हम इधर साइड आएंगे कि त्रिज्या किसकी बड़ी होती है किसकी छोटी होती है। फिर आयनन एंथैल्पी पे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आयनन एंथैल्पी मैंने कोई ज्यादा पॉइंट वगैरह नहीं समझाया इसके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने सिर्फ आयनन एंथैल्पी क्या होता है यही समझाया था। हम लोग जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं, इससे वीडियो बड़ी ज्यादा ना हो पाए। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस परिवार के सदस्यों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। अभी कहेंगे पहले तो NH2NP126 लिखा हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा पहले जो था वो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लिखा हुआ था, कि सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का NH2NP से लेकर यहाँ पर NP126, 1 से 6 लिख के कुछ भी हो सकता है। तो सारी पी ब्लॉक का ये कौन सा परिवार है, इस परिवार मतलब नाइट्रोजन परिवार, ठीक है, नाइट्रोजन परिवार की हम बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन परिवार में सबकी कितनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, सिर्फ नाइट्रोजन की, पी ब्लॉक सभी एलिमेंट की नहीं, तो उनकी होती है NH2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने पढ़ा था NS2 ही, S की पावर 2 ही रहेगी, लेकिन P की पावर 1 से लेकर 6 तक वेरी करती है। तो 1 और 2 पावर P की जो है वो हम लोग 11th में आप लोग ने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं 3 पर। नाइट्रोजन परिवार थर्ड रो आती है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और थर्ड रो के हिसाब से इसका क्या होता है 3 पावर लगती है। तो तीसरा मतलब कि तीसरा परिवार नाइट्रोजन परिवार, ठीक है, पी ब्लॉक का तीसरा परिवार नाइट्रोजन परिवार NH2NP3। ये इसकी नाइट्रोजन परिवार में नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये सब की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में कितना आएगा NH2NP3। तो जल्दी से इसको हम लोग देख भी लेते हैं क्या सच में ऐसा होता है कि बस लिखा ही हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में दे रखा है, उसको अच्छे से समझिए। पहले में क्या है 1s2 2s2 2p3, लास्ट में देखिए S2p3 आ रहा है, ठीक है, और जो आगे है 2 2 वो मैंने बताया था NH2 है और NP3 है। तो जो यहाँ पे वही यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये भी 2 है, 2s2 2p3। ठीक समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग को। और क्योंकि ये बड़े हो जाते हैं, देखिए अब यहाँ पे तो बहुत छोटा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए आगे कितने बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग
इस चीज को पहले ये जैसे मैंने बताया था ना कि हेने अर्करजेनन एक गैस होती है, आप लोग ने इसको पढ़ा होगा हेने अर्करजेनन, तो इस गैस से शो करते हैं, मतलब जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस गैस से मैच करता है उसको हम लोग डायरेक्ट वो गैस का नाम लिख देते हैं, फिर जितना बचता है उतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 1s2 जो होता है ये होता है हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इस ब्रैकेट में करके लिख देते हैं हीलियम, ठीक है, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा होता है वो लिख देते हैं। ये आगे तक चलता रहता है, ठीक है, सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही लिखा जाता है शॉर्टकट में। आगे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, लास्ट में देखिए s2 p3 आ रहा है ना, s की पावर 2 p की पावर 3, सब में s की पावर 2 p की 3 आएगी। देखिए as वाले का देखिए s2 p3 है ना, आगे 4 लगा पाए सिर्फ, वो n की वैल्यू चेंज हो रही है। sb की देख लीजिए s2 p3, bi की देख लीजिए s2 p3, आगे यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, बस यही चेंज हो रहा है n की वैल्यू। ठीक, समझ में आया आप लोग को। अभी यहाँ पे और देखिए किस तरीके से इन्होंने उसने बड़े से इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ओहो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा गया हुआ है, इन्होंने क्या किया AR लिख दिया, अर्गन गैस। अर्गन गैस का जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता था, ये कहाँ तक आता था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां से लेके यहां तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये जब इतना बड़ा ना लिख करके इन्होंने क्या कह दिया कि अर्गन गैस, मतलब अर्गन गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप जानिए, इन्होंने लिख दिया कि आप जान जाइए कि अर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जो बचा कुचा है वो हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये एक स्मार्ट वर्क कह सकते हैं कि इस केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में होता है। ठीक है, ये देखिए ये इतना बड़ा है तो ये इतना हार्ड वर्क नहीं करेंगे, इतना लिख करके क्या कह देंगे, क्रिप्टन गैस लिख देंगे और उसके बाद जितना बचा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से ये तो देखिए बहुत ही बड़ा है ना, तो अब इसका इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जेरन गैस लिख दी और उसके बाद जितना बचा उतना लिख दिया, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इन्हें, सिंपल सा इन्होंने इस वाले को लिख दिया। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं आज का टॉपिक है ना। और फिर आप लोग को जो चीज नहीं समझ में आई होगी या फिर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो बता दीजिएगा, क्लियर हो रहा है या समझ में आ रहा है वो भी बताइएगा, अपने रिव्यू अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।